वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की और लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर को हमने पूरा पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर यानी मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का मतलब हुआ कि मौर्यों के बाद का जो समय है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, जो मौर्यों के बाद का समय है। मौर्यों के बाद के समय में अगर हम देखें तो मौर्यों का जो अंतिम शासक है साथियों, उसका नाम है बृहद्रथ। ध्यान रखना, क्या नाम है उसका? बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या कर दी बृहद्रथ के ही एक सेनापति जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और इस तरीके से मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ। और मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद जो नया वंश गद्दी पर बैठा, उनमें जो पहला राजवंश है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे वो है शुंग राजवंश। देखिए, मौर्योत्तर काल में जो राजवंश हैं बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनमें ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बस उन्हीं को याद रखना है। ठीक है, संस्थापक कौन है, अंतिम शासक कौन है, और अगर किसी शासक के द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य किया गया है तो वो, बस इतना ही। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस सबको एक साथ पढ़ लेते हैं। चलिए, शुंग वंश में अगर हम देखें साथियों तो शुंग वंश का संस्थापक कौन है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पुष्यमित्र शुंग। राजधानी इसकी याद रखना पाटलिपुत्र है। ठीक है, और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? देवभूति। ठीक है, जाति से ये लोग ब्राह्मण हैं। और अगर हम देखें तो शुंग में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पुष्यमित्र शुंग ही है। जैसे अगर हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात करें यहाँ पे, तो पुष्यमित्र शुंग की जो उपाधि है वो है सेनानी। ठीक है, और ये मौर्यों के सेनापति थे जैसा कि मैंने बताया। इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करे हैं। 2 अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है अश्वमेध यज्ञ। अच्छा, ये भी याद रखना कि अश्वमेध यज्ञ ये किसने करे हैं? तो ये अश्वमेध यज्ञ करे हैं साथियों पतंजलि ने। पतंजलि जानते हैं ना? पतंजलि वही व्यक्ति हैं जिन्होंने योग दर्शन लिखा है। ठीक है, और पतंजलि ने लिखा है पाणिनि के अष्टाध्यायी के ऊपर महाभाष्य, एक टीका लिखा है, ध्यान रखना, महाभाष्य। ठीक है, ये किसने लिखा है? ये पतंजलि ने ही लिखा है। और पतंजलि ही समकालीन है किसके? पुष्यमित्र शुंग के। और पतंजलि ने ही किया है साथियों पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ, वो भी एक नहीं 2। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक नाटक है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। इसमें दिखाया गया है कि राजा पुष्यमित्र और यज्ञसेन के बीच संघर्ष हुआ था जिसमें शुंगों ने उन पर विजय हासिल की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिव्यावदान में लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र बौद्धों के प्रति क्रूरता का व्यवहार करता था और बौद्ध धर्म के प्रति उसकी घृणा थी। लेकिन साथियों ये तथ्य पूरी तरीके से सही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज़्यादातर, जैसे आप ये पाओगे कि बुद्धिस्ट लोग ये दावा करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग चूंकि ब्राह्मण था इसीलिए उसने मौर्यों मतलब उसने बौद्धों के प्रति बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया और बहुत ज़्यादा जुल्म किया। बट हिस्टोरिकली ये फैक्ट करेक्ट नहीं है। इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ही वो व्यक्ति है जो भरहुत स्तूप का निर्माण करवाएगा। भरहुत स्तूप ये एमपी में है। ठीक है, स्तूप क्या होता है? स्तूप होता है एक बौद्ध मंदिर, आप ऐसे समझ लो। तो अगर ये बौद्धों से नफरत करता होता तो एमपी में भरहुत स्तूप का निर्माण क्यों करवाता? दूसरी बात, पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप तो बनवाया है, वो बनवाया ही है। इसके अलावा साथियों पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप का भी पुनर्निर्माण करवाया। सांची का स्तूप एमपी में है, रायसीना जिले में, और इसको बनवाया था अशोक ने। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के समय तक आते आते ये टूट फूट गया, इसीलिए सांची के स्तूप का उसने रेनोवेशन करवाया। तो अगर आप ये कहेंगे कि मैं बौद्धों से घृणा करता था तो आखिरकार वह बौद्ध मंदिरों में अपना समय और पैसा इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? वह क्यों इनका पुनर्निर्माण करवाएगा? वो तो उल्टा इन्हें और तुड़वा देगा। बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने इन दोनों चीज़ों को बनवाया है, इन बौद्ध विरासतों को उसने योगदान दिया है। तो ये कहना कि वह बौद्धों का दुश्मन था, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। खासकर भरहुत स्तूप पेपर पूछ लेता है किसने बनवाया, या सांची के स्तूप का रेनोवेशन किसने करवाया, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसको आप थोड़ा समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे अगला शासक है पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है। अग्निमित्र का जो उल्लेख है वो कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में मिलता है और वो इस नाटक के नायक भी हैं, ध्यान रखना, जिस नाटक में उन्हें विदिशा का वायसराय या राज्यपाल बताया गया है। ठीक है,
तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आगे देखो, आगे है शुंग वंश का अंतिम शासक जिसका नाम है साथियों देवभूति। देवभूति के बारे में याद रखेंगे, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक है। हर्षचरित के अनुसार उसको अपने ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कंडव के द्वारा मारा गया। यानी देवभूति भी ब्राह्मण है और ये अंतिम शासक है शुंग वंश का। इसकी हत्या कौन कर रहा है? इसकी हत्या कर रहा है वासुदेव। ठीक है, वासुदेव इसकी हत्या कर रहा है और इसकी हत्या करके वासुदेव एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम है साथियों कंडव वंश। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये इस तरीके से समाप्त होता है हमारा शुंग वंश। और अगली क्लास में साथियों हम चर्चा करेंगे कंडव वंश की और इसमें हम चर्चा करेंगे आंध्र सातवाहन वंश की। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।